हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपना गुरुकुल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी मेहनत मैं आपके बीच में कर रहा हूं आप उससे कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों, मैं जानता हूं यदि आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे तो आप खुश होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे और उससे ज़्यादा दोस्तों खुशी हमें मिलेगी। क्योंकि मुझे ये खुशी होगी कि हम कहीं ना कहीं बच्चों को बढ़ाए थे और रास्ता दिखाए थे और बच्चे आज निरंतर प्रयास के और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज हम फिर से नए टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले 2 लाइन कहना चाहूँगा। कहते हैं बच्चों, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। ध्यान से सुनिएगा, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, क्योंकि आपको भी मंजिल मिलना है और मुझे भी अपनी मंजिल मिलना है। तो हम भी अपनी मंजिल को पाने के लिए रात दिन एक कर दिए हैं बच्चों। आपको मैं बता दूं, इस समय 1:10 हो रहा है और हम क्लास को कर रहे हैं। और शायद मुझे लगता है बड़े सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रात में 10 बजे 11 बजे तक अपनी क्लास को करते हैं और सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर क्लास को करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमारी मंजिल 90% लाना है, हमारी मंजिल 95% लाना है, हमारी मंजिल 80% लाना है। तो अपनी मंजिल की तलाश में है। तो ध्यान से सुनिए, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा हमने उस चिड़िया से, कैसे बनाया तूने आशियाना। तो चिड़िया ने बोला, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, हम फिर से उस कड़ी में अपने आप सभी के बीच में जो भी मैं आपके बीच इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं, उसमें आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अर्थशास्त्र का लेकर आया हूं। क्लास 9th और 10th के बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी भी क्लासें आती हैं बच्चों, प्लीज एक बार लाइक किया करिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ये तीनों कौन से क्षेत्रक होते हैं और इनमें किस किस तरह से कार्य को किया जाता है, कौन कौन से व्यक्ति इस पर डिपेंड होते हैं और किस किस तरह के व्यवसाय इन चीजों पर आते हैं, हम उन तीनों क्षेत्रक की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग बच्चे ये ध्यान से देखेंगे, ये सवाल बच्चों 1 नंबर में भी आ सकता है और लॉन्ग प्रश्न में आ सकता है। और सबसे ज्यादा बच्चों संभावनाएं लॉन्ग प्रश्न की है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र से सीधा क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, सबसे पहला आप हेडिंग छोड़ेंगे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। पूरे देश में बच्चों जितने भी व्यक्ति कोई काम करते हैं, रोजगार करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, पोल्ट्री फार्म करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं वो, तो बच्चों कहीं ना कहीं वो 3 क्षेत्रक के तहत ही आता है। कहने का मतलब बच्चों, यदि वो कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां से उनका जीवन यापन चल रहा है, तो बच्चों कहीं ना कहीं वो इसी 3 क्षेत्रक के तहत कार्य करेंगे। यानी इन तीनों क्षेत्रक में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, कौन कौन सा व्यवसाय रोजगार आता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक है? प्राथमिक क्षेत्रक। तो ध्यान से देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक एक ऐसा क्षेत्रक है जहां पर देखा जाए तो बहुत पिछड़े वर्ग के लोग, कहां के? जो सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनमें बच्चों सबसे आप देखेंगे हर जगह पर जहां पे बहुत ही ज्यादा पिछड़ापन इलाका रहेगा, उन जगहों पर बच्चों आपको प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। और इसमें बच्चों सबसे मुख्य रूप से जो क्षेत्र के तहत आता है वो कृषि आता है। क्या आता है बच्चों? कृषि आता है सबसे ज्यादा। क्योंकि आपको भी पता है आज हमारे भारत देश में 75% से भी अधिक लोग कृषि करते हैं। यानी देखा जाए तो 70% से ज्यादा लोग तो आज कृषि पर आधारित है, यानी पूरी तरह से निर्भर है वो कृषि पर ही बच्चों। और 75% आज हमारे भारत देश में खेती की जाती है। तो बच्चों ये जो क्षेत्रक आता है ये सबसे प्राथमिक क्षेत्रक में ही आता है। किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्रक में ही आता है। क्योंकि बच्चों इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजदूर और किसान आते हैं। कौन आते हैं? मजदूर और किसान आते हैं। तो बच्चों इसमें जो मजदूर और किसान होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के तहत आता है। और इसमें यदि आप देखेंगे तो एक मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन, और एक बच्चों होता है पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म,
ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं। पशुपालन आप ले लें, सबसे ज्यादा अपने भारत में पशुपालन पाया जाता है, क्योंकि हमारा भारत दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जो क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्रक के तहत आती हैं। यानी बच्चों इस क्षेत्रक से हमें कच्चे माल की प्राप्ति भी होती है। किस चीज की? कच्चे माल की। यानी ये इन क्षेत्रक से हमें कच्चे माल की प्राप्ति भी होती है। आप देखेंगे, अभी ध्यान से समझेंगे इसका महत्व कितना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चों, तो इसमें सबसे ज्यादा गांव में आप देखेंगे, गांव तरफ देखेंगे, शहरों से दूर गांव में देखेंगे, तो सबसे ज्यादा बच्चों आपको प्राथमिक क्रियाएं देखने को मिलेंगी। क्योंकि बच्चों कृषि सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, पशुपालन बच्चों सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, मत्स्य पालन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो बच्चों सबसे ज्यादा परसेंट में ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं ये पूरी तरह से किसान और मजदूर पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? किसान और मजदूर पर डिपेंड है। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्रक से हमें कच्चे माल की प्राप्ति होती है। किस चीज की? कच्चे माल की प्राप्ति होती है। आगे ध्यान से देखेंगे किस तरह से ऐसा होता है। अब बच्चों हम आ जाते हैं द्वितीय क्षेत्रक पर। किस पर? द्वितीय क्षेत्रक पर। अब देखेंगे द्वितीय क्षेत्रक के तहत जितने भी बिजनेस और व्यापार आते हैं, क्या आते हैं? व्यापार आते हैं। जितने भी छोटे मोटे आप बिजनेस, व्यापार, कोई ऑफिस, कोई कंपनी, आप कोई भी ऐसा चीज देखते हैं बच्चों, वो द्वितीय क्षेत्रक के तहत आता है। किस क्षेत्र के तहत आता है? द्वितीय क्षेत्रक के तहत आता है। और ये जो क्षेत्रक है ये पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। किस क्षेत्रक पर? प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। कौन सा क्षेत्रक बच्चों? द्वितीय क्षेत्रक। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया? चलिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि से हमें कच्चे माल की प्राप्ति होती है। किस तरह से? मान लीजिए हमारी खेती में गन्ने का उत्पादन हुआ। किसका उत्पादन हुआ? गन्ने का उत्पादन हुआ। और गन्ने का उत्पादन होकर ये बच्चों कंपनी में चला गया, फैक्ट्री में चला गया, और फैक्ट्री में जाने के बाद ये इस गन्ने से चीनी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? चीनी बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये आप देखेंगे ये फैक्ट्री के द्वारा ही, ये उस फैक्ट्री के द्वारा चीनी बना। तो कहीं ना कहीं ये जो गन्ना हुआ, ये गन्ना कहीं ना कहीं ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया गया। किसके रूप में? कच्चे माल के रूप में। तो ध्यान से देखिए आप सभी लोग, हुआ कि नहीं हुआ? अगर कहीं ना कहीं गन्ना यदि इस फैक्ट्री को नहीं मिला होता तो क्या चीनी बनने वाली थी? तो नहीं बनने वाली थी। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो द्वितीय क्षेत्रक है ये पूरी तरह से बच्चों किस पर निर्भर है? ये पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। आप देखेंगे दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है, और दूध से बहुत तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों दुग्ध वो कंपनियों में जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है, और उनसे तरह तरह की चीजें बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं यदि दुग्ध का उत्पादन ही ना हो बच्चों, तो क्या वो अलग अलग चीजें बनेगी? तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो द्वितीय क्षेत्रक होता है इसमें जितनी कंपनियां, फैक्ट्रियां जितने भी होते हैं ये पूरी तरह से उस पर निर्भर होते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों द्वितीय क्षेत्रक में सारे बिजनेस, व्यापार, कंपनी, फैक्ट्री आती है, और ये पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्रक का। किसका? तृतीय क्षेत्रक का। अब तृतीय जो क्षेत्रक होता है बच्चों इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। कहने का मतलब बच्चों इसके पास ना तो कोई कंपनी, फैक्ट्री होती है, कुछ भी नहीं होता है, और ना तो ये प्राथमिक क्षेत्रक पर डिपेंड है, कुछ नहीं करता बच्चों। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सेवाएं देता है। क्या करता है? सेवाएं देता है। ध्यान से देखिए, और सबसे ज्यादा इनकम जो लोग करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो तृतीय क्षेत्रक में कमाते हैं। मतलब इनके पास खुद कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ सेवा प्रदान करते हैं। आपको सेवा देंगे। जैसे ध्यान से देखिए, आप कोई अगर सिम इस्तेमाल करते होंगे तो कॉल सेंटर पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं आपके लिए? वो कहीं ना कहीं सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप जो मोबाइल चला रहे हैं उसमें संचार कर रहे हैं ना, आप संचार की सेवा प्रदान हो रही है। तो वो जो संचार की सेवाएं हैं वो क्या दे रही हैं? आपको सेवा प्रदान कर रही हैं। आप फोन कर रहे हैं वो आपको सेवा प्रदान कर रही हैं। कॉल सेंटर से कोई आपको बात कर रहा है वो आपको क्या कर रहा है? सेवा प्रदान कर रहा है। कहीं ना कहीं आप डाकघर में गए होंगे, डाकघर में जितने भी काम होते हैं वो आपको क्या कर रहा है? सेवा प्रदान कर रहा है। बैंक गए होंगे, बैंक में जितने
जितने भी कार्य कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। परिवहन जो सुविधाएं होती हैं, तरह तरह की परिवहन सेवाएं होती हैं, वो आपको क्या कर रही हैं, सेवा प्रदान कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों देखा जाए तो हमारा सेवा जो क्षेत्रक है सबसे अच्छा क्षेत्रक है, क्योंकि बच्चों इसमें पूरी तरह से लोगों को मदद की जाती है उनके काम को बहुत ही आसान बनाने में। तो कहीं ना कहीं ये सेवा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक दोनों में मदद करता है, और भारत में सबसे ज्यादा ये क्षेत्रक फैला हुआ है। क्लियर है, हर जगह पे आपको क्षेत्रक ये देखने को मिलेगा, किसी भी माध्यम से देखने को मिलेगा। ये सेवा क्षेत्रक हर तरह से तरह तरह की चीजें ये देखने को आपको मिलेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रक, इसमें पूरी तरह से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र इसमें आता है, और इसमें कृषि, मजदूर, किसान, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्म, पशुपालन करने वाले ये सभी लोग इसमें प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं, और इस क्षेत्रक से हमें कच्चे माल की प्राप्ति भी होती है। द्वितीय क्षेत्रक में क्या, इसमें व्यापार आता है, सभी जितने बिजनेस व्यापार आप जानते हैं वो आता है, सभी ऑफिस, कंपनी, फैक्ट्री जितने भी होते हैं ये पूरी तरह से द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। और इसमें यानी किसी ना किसी चीज का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, आप सीधा कह सकते हैं इस क्षेत्रक में कोई ना कोई, इस क्षेत्रक में किसी ना किसी चीज का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ध्यान से देखिए, इसमें कंपनी, फैक्ट्री, जितने भी व्यापार आते हैं, बिजनेस आते हैं, और इसमें कोई ना कोई ऐसी वस्तु, ऐसा कोई ना कोई प्रोडक्ट निर्माण किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, और जो कि पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर होगा। तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसमें लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे आज के समय पे कॉल सेंटर, संचार सेवाएं, डाकघर सेवाएं, बैंक सेवाएं, परिवहन सेवाएं, ये तरह तरह की अनेक प्रकार की सेवाएं हैं जो हमें सेवा प्रदान कर रहा है, और ये बच्चों तृतीय क्षेत्रक के तहत आता है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, इसको आप एक बार उतार लेंगे। अब मैं इसी के सामने आपको एक प्रश्न और कराने जा रहा हूं, उसको भी ध्यान से करेंगे। क्लियर है, तो इसको उतार लीजिए, तो मैं आगे आपको प्रश्न कराता हूं। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए आप सभी लोग, अभी हमने क्या पढ़ा, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना, अपने नोट्स में लिखना और उसमें लिख देना वेरी इंपॉर्टेंट, भाई विनय सर ने इसको कहा था। और आप देखना, आपको कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को ही मिलेगा। अगला टॉपिक पे बात करते हैं, और वो है बच्चों संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। मैंने लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी अपनी कॉपी में लिख लेना। संगठित क्षेत्रक किसे कहते हैं, असंगठित क्षेत्रक किसे कहते हैं, या फिर ये कह सकता है संगठित और असंगठित क्षेत्रक में अंतर बताइए। तो ध्यान से देखिए, हम अभी तक कितने क्षेत्रक पढ़े थे, तो बच्चों हमने 3 क्षेत्रक पढ़ा, और 3 क्षेत्रक में तरह तरह के लोग कार्य करते हैं। तो उन तीनों में जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार, 2। कौन कौन सा, एक संगठित, दूसरा असंगठित। मतलब तीनों क्षेत्रक में 2 तरह के लोग कार्य करते हैं, 2 तरह से लोगों को रखा जाता है, एक संगठित क्षेत्रक की तरह और एक असंगठित क्षेत्रक की तरह। अब संगठित क्या होता है ये ध्यान से देखिए। तो संगठित क्षेत्रक में वे लोग आते हैं बच्चों, वे मजदूर आते हैं, वे वर्कर आते हैं, वो व्यक्ति आते हैं जो काम करते हैं किसी कंपनी, फैक्ट्री में, जो पूरी तरह से पंजीकृत होते हैं। क्या होते हैं, पंजीकृत। कहने का मतलब सरकार के पास उनका पंजीकरण होता है कि वो व्यक्ति है जो उस जगह पर काम कर रहा है और इतनी इनकम कर रहा है, इतने घंटे ड्यूटी कर रहा है, ये क्लियर होता है। और जो असंगठित क्षेत्रक होगा वो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, यहां संगठित और यहां असंगठित है, तो यानी जस्ट इसका उल्टा हो गया। तो संगठित क्षेत्रक में जो लोग कार्य करेगा वो सरकार के तहत, किसके, सरकार के तहत पंजीकृत होगा, पंजीकृत होते हैं। और जो असंगठित क्षेत्रक में कार्य करेंगे वे सरकार के तहत पंजीकृत नहीं होते हैं। ध्यान से देखिए, एक हमने एक कारण लिख दिया, इसमें आपको तीनों क्षेत्रक में मिलेंगे, प्राथमिक में भी, द्वितीय में भी, तृतीय क्षेत्रक जो हम पढ़ चुके हैं अभी। और इसी में 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक संगठित क्षेत्रक वाले, एक असंगठित क्षेत्रक वाले। संगठित क्षेत्रक में जो रहेगा उसका नामांकन हुआ रहेगा, बल्कि पूरे बकायदा नामांकन रहेगा, सब कुछ देखेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी उसे हिला डुला नहीं सकता, पूरे जी जान के साथ लगेगा, मेहनत करेगा, उसे कोई डर नहीं होगा अपने काम को कि मेरा काम आज से कल होगा कि नहीं होगा। लेकिन असंगठित क्षेत्रक में बच्चों उसके पास कुछ नहीं होता, वो पता नहीं कहां से आया, कब काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे कुछ भी मालूम नहीं चलेगा।
तो कहने का मतलब बच्चों उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं होगा, कोई पंजीकरण सरकार के पास नहीं होगा, कौन व्यक्ति कहां काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कुछ उसके पास नहीं होगा। किसमें? असंगठित क्षेत्रक में। अब बात करते हैं संगठित क्षेत्रक में और क्या होगा। संगठित क्षेत्रक में बच्चों रोजगार की, किसकी? रोजगार की समयाविधि जो होगी वो निश्चित होगी। क्या होगी? निश्चित होगी, पूरी तरह से निश्चित होगी। उसको कितने समय तक रोजगार मिलेगा, कितने दिन तक वो उसे काम करना है, वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। लेकिन असंगठित क्षेत्रक में रोजगार की समयाविधि निश्चित नहीं होगी। किसमें? निश्चित नहीं होगी, असंगठित क्षेत्रक में। ध्यान से देखो और आप एक बार कल्पना करो कि आपके आसपास घर परिवार पड़ोसी रिश्तेदार जितने भी दोस्त यार हैं उनमें से संगठित और असंगठित क्षेत्र की कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो संगठित क्षेत्रक के तहत काम कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो असंगठित क्षेत्र के तहत काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको जान के हैरानी होगी, सबसे ज्यादा बच्चों असंगठित क्षेत्रक वाले आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब भी कोई काम कर रहे होंगे सरकार के पास कोई प्रूफ नहीं होगा, पहला चीज। और दूसरा चीज, उनके पास रोजगार का कोई गारंटी नहीं होगा कि आज मिला है कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं होगा। ध्यान से देखिए, अगला देखेंगे आप सभी लोग अच्छे तरीके से। और इनमें जो होगा, इनमें वेतन और पेंशन जितने भी सेवाएं होंगी, वेतन और पेंशन निश्चित होगा। क्या होगा बच्चों? निश्चित होगा। किसमें? संगठित क्षेत्रक में। जो लोग कार्य कर रहे होंगे उनको कंफर्म होगा कितना वेतन मिलेगा, उनको कोई सुविधा मिलने होगी तो ये भी कंफर्म होगा उनको ये सुविधा मिलेगी। लेकिन असंगठित क्षेत्रक में वेतन और सुविधाएं निश्चित नहीं होता। आप मेरे लिखने पर नहीं जाएंगे, आप समझिए अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा मकसद नहीं है छापना, मेरा मकसद है आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं ताकि कभी भी परीक्षा में उसका आप उत्तर कर सके। ध्यान से देखिए क्या होगा। संगठित क्षेत्रक में बच्चों जो वेतन पेंशन होगा उसकी बढ़ोतरी भी होगी और वो कंफर्म भी रहेगा, निश्चित भी रहेगा। लेकिन असंगठित क्षेत्रक में वेतन सुविधाएं जितनी भी होंगी कोई चीज का आता पता होगा ही नहीं, कहां से आया, कहां गया, कब कितना पैसा कमाया, कौन दिया, कितना दिया, भूल गया, नहीं दे रहा क्या, कोई भी लेखा जोखा कुछ नहीं होगा। किसमें? संगठित और असंगठित क्षेत्रक में ऐसा होगा और संगठित क्षेत्रक में सारी चीजें निश्चित होंगी। क्लियर हो गया? अगला ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें जो मजदूर होते हैं श्रमिकों का, किसका? श्रमिकों का। संगठित क्षेत्रक में ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें श्रमिकों का शोषण। आप बोलते हैं ना, अरे मैं उसके यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा बहुत शोषण कर रहा है, कहने का मतलब मुझसे बहुत काम करा रहा है और पैसा उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। यही होता है ना, जब काम बहुत ज्यादा करो पैसा बहुत कम मिले तो कहा जाता है ना, अरे वो शोषण करने पे तुला हुआ भैया, वो पैसा वैसा नहीं देता है, अरे वो तो सिर्फ काम कराता है, अरे एक कप चाय भी इतना कंजूस हो गया, कप चाय नहीं पिलाता है, अरे मुझे तो वो नाश्ता करा था उसका भी पैसा काट लिया। तो इसे बोलते हैं शोषण करना। क्या करना? शोषण करना। तो संगठित क्षेत्रक में बच्चों श्रमिकों का शोषण नहीं होता। क्या नहीं होता? श्रमिकों का शोषण नहीं होता। और असंगठित क्षेत्रक में बच्चों यही सबसे बड़ी कमी है आज के समय पे, इसमें श्रमिकों का शोषण होता है, श्रमिकों का शोषण होता है। ध्यान से देखिए, बहुत सारे मैं बोल रहा हूं बच्चों, ज्यादातर लोग असंगठित क्षेत्रक में ही कार्य कर रहे हैं क्योंकि श्रमिकों का इसमें क्या होता है बच्चों? शोषण होता है। उनको समय से पेमेंट नहीं मिलेगा, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी, उनका वेतन नहीं निर्धारित होगा, उनका कोई पंजीकरण नहीं होगा और क्या होगा, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। तो बच्चे वो असंगठित क्षेत्र के तहत आते हैं। अगला ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें उनको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें लाभ नहीं मिलेगा, लाभ का कोई पता नहीं होता, लाभ का कोई पता नहीं होता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगला इसी वक्त ध्यान से देख लीजिए, इसमें श्रमिकों का भविष्य उज्जवल होता है। क्या होता है बच्चों? भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन इसमें भविष्य का भी कोई पता
नहीं होता, भविष्य का कोई पता नहीं होता, कोई पता नहीं होता। अब आप मुझे बताइए, क्या आप संगठित क्षेत्र में काम करना पसंद करेंगे या असंगठित क्षेत्र में काम करना पसंद करेंगे? ये भी ध्यान रखना, इसमें जो असंगठित क्षेत्र, इसमें प्राइवेट जॉब भी सबसे ज्यादा आता है और संगठित क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब भी आता है, गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा आता है। तो ध्यान से देखिए आप सभी लोग, आपको क्या करना पसंद है, संगठित क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में? आपको जिसमें भी काम करना पसंद है दोनों क्षेत्र में, आप कमेंट में जरूर डालिएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं 100% आप कमेंट में डालिएगा कि हम सर संगठित क्षेत्र में कार्य करेंगे या असंगठित क्षेत्र में कार्य करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस करेंगे तो वो सर आपका संगठित क्षेत्र में आ जाएगा, और अगर प्राइवेट कोई सर्विस कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बच्चों असंगठित क्षेत्र में आएगा। तो मुझे आप कमेंट जरूर करना कि सर संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र। मैं समझ जाऊंगा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। संगठित क्षेत्र के तहत बच्चों जितने मजदूर वर्कर होंगे उनका पंजीकरण होता है सरकार के पास, उसके तहत काम करते हैं। उनके रोजगार की समयावधि निश्चित होती है, कितने दिन तक काम करेंगे, कितने घंटे ड्यूटी करेंगे निश्चित होगा, और उनका वेतन भत्ते पेंशन जितना भी होगा सारा चीज निश्चित होगा, और उसमें उनका शोषण नहीं किया जाता, श्रमिकों का कोई शोषण नहीं किया जाता, और सरकार की सभी योजनाओं को उनका लाभ मिलता है, और इसमें श्रमिकों का भविष्य उज्जवल होता है। किसमें बच्चों, किसमें? आपके संगठित क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, मैं भी खुश हूं। लेकिन आज संगठित क्षेत्र में सरकार के तहत पंजीकृत भी नहीं होता, इसका कोई रिपोर्ट नहीं होता, क्या कर रहा है, कहां का है, कहां खाया, कहां गया, कैसा है, कैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई अता पता नहीं। रोजगार की भी समयावधि का कोई निश्चित नहीं होता कि 2 घंटे काम कराएगा, 10 घंटे कराएगा, 12 घंटा कराएगा, 14 घंटा कराएगा, कोई अता पता नहीं होता। पता नहीं वो अपने यहाँ का काम कराएगा कुछ और कराएगा, मतलब बड़ा सारा शोषण तो शोषण। और वेतन सुविधाएं भी निश्चित नहीं होती, पता नहीं कितना वेतन देगा, आज दिया कल नहीं दिया, 2 दिन काम करा 1 दिन का पैसा दिया, 1 दिन का नहीं दिया, 4 दिन मांगने जाओ फिर भी नहीं दिया। तो ये होता है संगठित क्षेत्र में। इसमें श्रमिकों का शोषण भी किया जाता है। मैं बताया ना शोषण कैसे किया जाता है, कि आपको ज्यादा से ज्यादा काम कराए, कम पैसा दे, आपको कोई चीज ला के दे भी दिया, मुसीबत के समय उसका पैसा काट ले, तो ये होता है शोषण करना। क्या करना? शोषण करना। अगला, इसमें कोई लाभ भी नहीं मिलता, कोई सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के तहत आप होंगे ही नहीं, और इसमें जितने भी श्रमिक होंगे उनका कोई भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये भी मेरी तरफ से पूरी तरह से बेकार है। अब आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, संगठित में, असंगठित में? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में पूरे जोश और जुनून के साथ, और देखते हैं किसमें है कितना दम, और कौन बनेगा बाजीराव सिंघम। डायलॉग सुने हैं ना? तो चलिए मिलते हैं आपके परीक्षा में और आपके उस रिजल्ट के साथ, अच्छे रिजल्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।